तो आज का जो हमारा माइंड मैप सीरीज में लेक्चर है वो है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर एवरेज आप लोगों के पास रहना ही रहना है, ये एकदम तय है। अगर क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है दैट मींस ये आप लोगों के पास एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। गति के आधार पर आप लोगों के पास 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर आप लोगों के पास संपन्न हो रही है तो वहां पर क्रियाकारी अणु आपस में टकराने चाहिए, और जब क्रियाकारी अणु आपस में टकराएंगे तभी जाकर वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा कि एकदम स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम हिट होंगे। तो भैया अब आप लोगों की दिवाली भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है और अब एग्जैक्टली आप लोगों के पास बेटा नीट के एग्जाम में 5 महीने बचे हुए हैं। तो इन 5 महीने में ऐसी धमाकेदार तैयारी आप लोगों को करनी है कि एकदम मस्त तरीके से आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एकदम धमाकेदार तरीके से आप लोगों को यहां पर तैयारी करनी है मेरे दोस्त। चलिए, तो आज का जो हमारा माइंड मैप सीरीज में लेक्चर है वो है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। क्या है लेक्चर मेरे दोस्त? रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स है। और अगर मैं नीट की दृष्टि से यहां पर आप लोगों को बता दूं कि भैया नीट में यहां से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, तो नीट की दृष्टि से मेरे दोस्त यहां से आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन तो एवरेज आएंगे ही आएंगे, है ना। तो अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर लिख दूं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर आप लोगों के पास 2 क्वेश्चंस का एवरेज रहेगा ही रहेगा, ये एकदम तय है। 2 क्वेश्चंस का यहां पर एवरेज आप लोगों के पास रहना ही रहना है, ये एकदम तय है। और उसमें से भी ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के पास एक तो आ सकता है बेटा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है, और एक यहाँ पर 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के पास पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट हम कर देते हैं यहां पर आप लोगों के पास कि भैया परिचय यहां पर क्या रहने वाला है क्या नहीं है, हिसाब किताब। चलिए इस चीज को हम फटाफट से यहां पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करूं, है ना, कि भैया केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों के पास यहां पर क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक आप लोगों के पास है। ये 2 वर्ड से मिलकर यहां पर बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कैसे सर? केमिकल, केमिकल्स का मतलब आप लोगों के पास क्या हो गया सर? केमिकल का मतलब यहां पर है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल से मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा? केमिकल रिएक्शंस का हो गया। केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रिया यहां पर आप लोगों के पास हो गया। और सर इस रासायनिक अभिक्रिया का अगर मैं सिंपल मीनिंग आप लोगों को समझाना चाहूं तो आप लोग बड़े ही आराम से बोलोगे कि अगर क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है दैट मींस ये आप लोगों के पास एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब भी आप लोगों के पास बड़ा ही सिंपल सा हो गया कि जो क्रियाकारक है आप लोगों के पास, जो क्रियाकारक है आप लोगों के पास, वो अगर आप लोगों के पास उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, क्रियाकारक अगर आप लोगों के पास उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और सर काइनेटिक्स की बात अगर मैं आप लोगों को पास करूं, काइनेटिक्स यानी गतिकी की बात अगर मैं आप लोगों को पास करूं, यानी रेट की बात आप लोगों के पास हो रही है ना। काइनेटिक्स यानी गतिकी यानी एक तरीके से रेट की बात आप लोगों के पास यहां पर करी जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग यहां पर आप लोगों के पास हो गया है। क्या है मीनिंग मेरे बच्चे? कि भैया केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की रेट यानी क्रियाकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने की दर के बारे में अध्ययन करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बेटा यहां पर आप लोगों के पास कहलाता है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों के पास? यस। चलिए आइए जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या डेफिनेशन हो गई बेटा इसकी? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें जिसमें क्रियाकारक के जिसमें क्रियाकारक के उत्पाद में परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के गति, है ना, रासायनिक अभिक्रिया की गति का अध्ययन किया जाता है,
अध्ययन किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ये तो हो गई हम लोगों के पास रासायनिक बलगति की परिभाषा, बड़ी आसान परिभाषा यहां पर आप लोगों के पास है, ठीक है। अब यहां पर जो बात आ रही है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया की गति, ठीक है ना सर, रासायनिक अभिक्रिया की गति के आधार पर आप लोगों के पास कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं मेरे बच्चे? गति के आधार पर आप लोगों के पास तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है तीव्र गति की अभिक्रिया, एक होती है मध्यम गति की अभिक्रिया, एक होती है धीमी गति की अभिक्रियाएं। आइए तो एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट जो आप लोगों के पास रहने वाला है वो है गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। सर गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोगों के पास क्या होगी? सर वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक होगा वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होगा आप लोगों के पास वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होगा बेटा आप लोगों के पास मॉडरेट रिएक्शन, और एक यहां पर आप लोगों के पास होगा स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब नाम से ही काम यहां पर आप लोगों को पास पता पड़ चुका है, नाम से ही काम पता पड़ चुका है। सर वेरी फास्ट का मतलब आप लोग क्या कह सकते हो? सर वेरी फास्ट का एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि जो क्रियाकारक का उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है बहुत कम समय में हो रहा है। ठीक है, यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? क्रियाकारक का उत्पाद में परिवर्तन बहुत कम समय में, बहुत कम समय में होता है, ये आप लोगों के पास यहां पर वेरी फास्ट रिएक्शन आप लोगों के पास कहलाता है। ठीक है, अब सर इनके उदाहरण यहां पर महत्वपूर्ण है। सर इनके उदाहरण है कि जितनी भी आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, आयनों के मध्य जिस प्रकार की रिएक्शन देखी जाती है वो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, यानी विद इन सेकेंड्स या सेकेंड से भी कम समय में यहां पर क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो सर वेरी फास्ट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल आप लोगों के पास होगा वो कौन सा रहने वाला है मेरे बच्चे आप लोगों के पास? सर आयनिक अभिक्रियाएं यानी आयनिक रिएक्शंस इस प्रकार का एग्जांपल यहां पर आप लोगों के पास दिखाएंगी। वहीं पर अगर मैं मॉडरेट रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या रहने वाला है कि सर क्रियाकारक का उत्पाद में परिवर्तन ठीक है, क्रियाकारक का उत्पाद में परिवर्तन, ठीक है, मध्यम समय में होता है। मध्यम समय का मतलब हो गया कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक में यहां पर क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं बेटा आप लोगों के पास मॉडरेट यानी मध्यम गति की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका यहां पर ध्यान में रखिएगा। सर आणविक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, आणविक अभिक्रियाएं जितनी भी आप लोगों के पास होती हैं, चाहे अपरूप परिवर्तन अभिक्रियाएं जो भी आप लोगों के पास होती है वो मध्यम गति की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, या अपरूप 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 परिवर्तन की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो मॉडरेट रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास कहलाती है। सर स्लो रिएक्शन की बात अगर मैं यहां पर करूं तो स्लो रिएक्शन की बात यहां पर क्या होगी बेटा आप लोगों के पास कि क्रियाकारक का उत्पाद में परिवर्तन में लगने वाला समय बहुत अधिक होता है।
बहुत लॉन्ग टाइम होता है, मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है कि सालों लग जाएं कि क्रियाकारक आप लोगों के पास उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। जिसका सबसे फेमस एग्जांपल आप लोगों के पास क्या हो सकता है भाई, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं आप लोगों के पास देखने को मिलती है बेटा, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है, जैसे यूरेनियम है, इनके अर्ध आयु काल सालों तक होते हैं भाई, 70 साल, 80 साल, 50 साल, 100 साल, ऐसे यहाँ पर रेडियो एक्टिव जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अर्धायु काल रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि भैया इनको आधे मतलब इनको अपने जितने भी प्रारंभिक मात्रा है उसकी आधी मात्रा में विघटित होने में लगभग बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब इतने ज्यादा समय तक हम थोड़ी ना बैठे रहेंगे बेटा वहां पर चेक करने के लिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया स्लो गति की अभिक्रिया यहाँ पर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिक की अभिक्रियाएं बेटा आप लोगों के पास स्लो गति की अभिक्रियाएं यहां पर कहलाती है। लिखो इसको जल्दी से, सारे के सारे पॉइंट्स लिखो फटाफट से। लिख लिया? चलो अब आगे बात करते हैं अपन। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहां पर आप लोगों के पास कि भैया ये गति के आधार पर तो आपने बता दिया। अब सर बात करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग आप लोगों के पास क्या होता है। ठीक है, तो बात यहां पर जो हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं वो है आप लोगों के पास अभिक्रिया का वेग। है ना, पॉइंट क्या है हमारे पास, अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। सर इसका अगर आप सिंपल मीनिंग यहां पर समझना चाहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग आप दो तरीके से दे सकते हो, एक होता है क्रियाकारकों का वेग, एक होता है उत्पाद का वेग। दोनों ही प्रकार के वेग में एक ही चीज यहां पर कॉमन है कि आप चेक कर लीजिए कि क्रियाकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है दिए गए समय में, या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है दिए गए समय में। अगर ये दोनों चीजें आप लोगों ने चेक कर ली तो वो आप लोगों के पास अभिक्रिया का वेग यहां पर कहलाएगा। तो पॉइंट यहां पर मैं क्या दे सकता हूं, देखने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही आसान सा पॉइंट है। क्रियाकारक क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन, इकाई समय में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग ठीक हो गया यहां तक का पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉर्मूला रूप में लिखना चाहूं तो आप यहां पर इसको कैसे लिख सकते हो कि भाई अभिक्रिया का जो वेग यहां पर आप लोगों के पास होगा वो कहलाता है मेरे दोस्त सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय परिवर्तन में लगने वाला समय। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास होगा। इस पॉइंट के अनुसार अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट के अनुसार अगर मैं आप लोगों के पास बात करता हूं तो सर रासायनिक अभिक्रिया का वेग आप लोगों के पास दो तरीके से यहां पर दिया जा सकता है मेरे बच्चे। मैं आपको ग्राफिक बताऊंगा और यहां पर फॉर्मूलेज भी बताऊंगा। सर ये जो अभिक्रिया का वेग है ये आप लोगों के पास दो तरीके से इस प्रकार दिया जाएगा, जरा देखने की कोशिश कीजिए। एक यहां पर आप लोगों के पास होगा औसत अभिक्रिया का वेग, और एक यहां पर आप लोगों के पास रहेगा तात्क्षणिक एक आप लोगों के पास रहेगा मेरे बच्चे औसत अभिक्रिया का वेग, और एक यहां पर रहेगा आप लोगों के पास तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। पॉइंट देखते हुए चलिएगा आप क्या क्या चीजें यहां पर होती है। सर
अगर मैं औसत अभिक्रिया के वेग की बात करूं तो यहां पर क्रियाकारक के लिए भी दिया जाएगा और बेटा उत्पाद के लिए भी दिया जाएगा। तो आप देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर भी आप लोगों के पास 2 पॉइंट होंगे। एक होगा यहां पर आप लोगों के पास क्रियाकारक का, एक यहां पर आप लोगों को पास हो जाएगा उत्पाद का। सिमिलरली यहां पर भी आप लोगों के पास 2 चीजें होंगी सर, एक होगा बेटा आप लोगों के पास क्रियाकारक का और एक यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा उत्पाद का। अब इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखिए, क्रियाकारक और उत्पाद की दोनों चीजों को अगर ध्यान से देख रहे हो तो एवरेज का मतलब होगा कि किसी लिमिटेड टाइम गैप के बीच में सांद्रता में कितना चेंज आ रहा है, वो आप लोगों के पास औसत अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। और तात्क्षणिक का मतलब है किसी निश्चित क्षण पर, हम टाइम गैप की बात नहीं करेंगे, हम औसत समय अंतराल की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे किसी निश्चित समय पर आप लोगों के पास जो आप वेग है वही वहां पर तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग होगा। तो सर इसके साथ ही एक और पॉइंट यहां पर कि भाई ये तो चीज फिक्स है कि प्रारंभ में क्रियाकारक ही आप लोगों के पास अस्तित्व में होते हैं, उत्पाद अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो प्रारंभ में क्रियाकारक की मात्रा अधिकतम होती है और उत्पाद की मात्रा न्यूनतम अर्थात 0 होती है। अब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की तरफ आप लोगों के पास बढ़ती जाती है, जरा सुनने की कोशिश करना, जैसे जैसे मेरे दोस्त अभिक्रिया आगे की तरफ आप लोगों के पास बढ़ती जाती है, क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता यहां पर समय के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो क्रियाकारक के लिए बेटा नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उत्पाद के लिए पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता यहां पर आप लोगों के पास बढ़ेगी और समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता यहां पर घटेगी। ठीक है, तो सर अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा इस तरीके से लिखा जाएगा कि यहां पर क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन को इस तरीके से लिखा जाता है, माइनस डेल, और यहां पर आप लिख दीजिए क्रियाकारक की सांद्रता बटे में यहां पर हम लिख देंगे डेल्टा टी। सर यहां पर उत्पाद की सांद्रता को मैं इस तरीके से लिखूंगा, डेल्टा। अच्छा, यहां पर टाइम आप लोगों के पास 0 की ओर अग्रसर है, लेकिन 0 नहीं है, टाइम गैप जो है आप लोगों के पास वो 0 की ओर अग्रसर है। तो इसे आप डेल की जगह डीए लिख दीजिए, एक ही बात है। इसे यहां पर ए की जगह क्रियाकारक लिख दो। यहां पर आप लिख दीजिए इसे, ठीक है, ये चीज आप लोगों के पास यहां पर हो गई, एवरेज और तात्क्षणिक चीज यहां पर आप लोगों को बता दी है। अब यहां पर जरा डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल पॉइंट के द्वारा भी, यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि क्या सिनेरियो यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। आ जाओ, देखिए यहां पर सांद्रता ले लिया है, यहां पर आप लोगों के पास समय ले लिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करने लगूं आप लोगों के पास कि बताइए इस पॉइंट पर, देखो ये वाला पॉइंट पर तो आप लोगों के पास क्रियाकारक की प्रारंभिक है, ए मतलब क्रियाकारक मान लिया मैंने, ए मतलब क्रियाकारक मान लिया मैंने, ठीक है। और सर यहां पर ये बी पॉइंट है आप लोगों के पास, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता है। ए नोट मतलब क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, बी नोट का मतलब उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता। सर अगर मैं इस पॉइंट पर यहां पर बात करूं आप लोगों के पास इस पॉइंट पर कि यहां से लेकर और यहां तक, इस पॉइंट पर इनिशियल से लेकर यहां तक में कितना चेंज आ रहा है और यहां से लेकर यहां तक में कितना चेंज आ रहा है, तो जो एवरेज आप लोगों के पास होगा ना, वो एवरेज मान लेता हूं यहां पर मैंने मान लिया ए टी मान लिया है ना, ए टी नहीं है बी टी होगा, बी टी, यह आप लोगों के पास हो गया है क्या, ए टी। तो यहां से लेकर यहां तक कितना चेंज आ रहा है बटे में समय,
यहां से लेकर यहां तक में कितना चेंज आ रहा है, बटे में समय। तो यही पॉइंट बेटा आप लोगों के पास एवरेज यहां पर कहला जाएगा। यही पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या कहलाएगा बेटा, एवरेज यहां पर कहलाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको तात्क्षणिक ज्ञात करना है इस पॉइंट पर, आप एक स्पर्श रेखा खींच दो। यहां पर इस पॉइंट पर ज्ञात करना है, आप एक स्पर्श रेखा यहां पर खींच दीजिए। और जो ये स्पर्श रेखा मैंने यहां पर खींची है, इसका स्लोप ले लीजिए आप, इसका स्लोप ले लीजिए। यहां पर स्लोप होगा इसका प्लस का dB बाई dt। यहां पर जो इसका स्लोप आप लोगों को पास होगा वो होगा बेटा माइनस dA बाई dt। ये आप लोगों को पास होगा। और ये जो स्लोप है यही यहां पर तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर को बता रहा है। ठीक है, यही चीज यहां पर किसको दिखा रहा है बेटा, तात्क्षणिक तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर को दिखा रहा है। ठीक है, इतनी चीज यहां पर बोलो ओके। अगर इतनी चीज यहां पर क्लियर है तो सर एक सामान्य प्रदर्शन कर दीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सामान्य रूप से आप किस तरीके से प्रदर्शित कर पाओगे, जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहां पर आप लोगों के पास लिख रहा हूं सामान्य अभिक्रिया। एक जनरल रिएक्शन में यहां पर आप लोगों को पास लिख के दे रहा हूं, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा जरा शांति के साथ देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक रिएक्शन इस प्रकार से आप लोगों को पास हो रही है, N1A प्लस का N2B। ठीक है, यहां पर आप लोगों को पास दे रहा है मेरे बच्चे N3C प्लस का N4D। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन यहां पर आप लोगों को पास हो रही है। ठीक है, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में अगर मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहूं तो क्या दिखाई दे रहा है सर, ये वाला पॉइंट तो यहां पर आप लोगों के पास क्रियाकारक वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास यहां पर उत्पाद वाला पॉइंट है, ये वाला क्रियाकारक है, वो वाला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद है। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखिए क्रियाकारक की सांद्रता समय के अनुसार कम होगी इसलिए यहां पर माइनस आएगा, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी इसलिए वहां पर पॉजिटिव आएगा। तो आप लोग बड़े ही आराम से यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का 1/n1 सर dA बाई dt। सर यहां पर आ जाएगा बेटा माइनस का 1/n2 सर dB बाई dt। ठीक है, बराबर सर यहां पर लिखा जाएगा 1/n3 सर dC बाई dt। और सर यहां पर आप लोगों को पास हो जाएगा 1/n4 डी कैपिटल डी बाई डी टी। अच्छा, अब आप लोगों के मन में पहला सवाल हो रहा है कि सर हमने ये 1/n1 1/n2 1/n3 1/n4 क्यों लिखा। सर इसके कोफिशिएंट को जैसे ही मैं 1 कर देता हूं, है ना, तो भैया ये सारी की सारी चीजें आपस में इक्वल हो जाती है, इनकी सांद्रता इक्वल हो जाती है, इसलिए यहां पर इनके कोफिशिएंट को नीचे लिखा जाता है ताकि सारी चीजें इक्वल हो जाए। तो ये आप लोगों के पास जो है ये हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। ठीक, अब जरा सोचने समझने की थोड़ी सी ताकत यहां पर विकसित करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आप लोगों को सामने अगर मैं पूछूं कि बताइए, ये तो मैंने ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर बता दी कि इस पूरी अभिक्रिया की जो दर होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। अब यहां पर जो अगला पॉइंट आप लोगों के पास है वो अगला पॉइंट क्या है कि मैं अगर आपसे ए के विलुप्त होने की दर पूछूं, बी के विलुप्त होने की दर पूछूं, या सी के निर्माण की दर पूछूं, या डी के निर्माण की दर पूछूं, तो क्या आप लोग कैसे निकालोगे। तो पॉइंट यहां पर अगला जो लिखना जा रहा हूं मैं, वो पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपेरियंस ऑफ ए के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपेरियंस ऑफ ए। तो आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा, माइनस डीए बाई डी टी, क्योंकि पहले से ही आपने विलुप्त बोल दिया है इसलिए मैंने पहले ही यहां पर माइनस लगा दिया है। अब ये n1 आगे सब जगह गुणा हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये n1 इधर जाएगा तो क्या लिखोगे, माइनस का n1 बटा n2 सर यहां पर d dB बाई dt बराबर, सर ये n1 इधर जाएगा तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा सर n1 बाय n3 सर डी बी बाई डी टी।
सर ये N1 इधर की तरफ जाएगा तो आप लोगों को पास हो जाएगा N1 बाय N4 डी कैपिटल डी बाय डी टी। ये आप लोगों को पास हो गया बेटा यहां पर ए के विलुप्त होने की दर यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक इसी तरीके से मैं यहां पर क्या निकाल सकता हूं बेटा, बी के विलुप्त होने की दर भी यहां पर मैं निकाल सकता हूं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैसे होगा बेटा, अब यहां पर माइनस डीबी बाई डी टी आप लोगों को लिखना होगा, और ये जो N2 है ये सब जगह ऊपर की तरफ यहां पर चला जाएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस N2 बाय N1 सर डी ए बाई डी टी। सर ये जो आप लोगों के पास N1 है ये आगे चला जाएगा, N1 नहीं N2 जाएगा, N2 N3 डीसी बाई डी टी, ये N2 आगे चला जाएगा तो N2 बाय N4 डी कैपिटल डी बाय डी टी। यह आप लोगों को पास हो गया बेटा बी के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आप लोगों को पास, अब ये विलुप्त होने की दर निकाल ली है तो यहां पर अब सी और डी के निर्माण होने की दर निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे आप, यहां पर पॉइंट लिखा जाएगा सी के निर्माण होने की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी यहां पर लिखोगे आप डी सी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी, यानी भाई इस N3 को आप लोग सब जगहों को यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, क्या होगा माइनस का N3 बाय N1 सर डी, यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास N3 N2 dB बाई डी टी। ठीक है, फिर इसी के साथ यहां पर जो N3 है वो इधर ही चला जाएगा आप लोगों के पास N3 बाय N4 डी कैपिटल डी बाय डी टी। ये चीज इतनी हो गई यहां पर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आप लोगों के पास बात करना चाहूं कि बताइए डी के निर्माण की दर आप कैसे निकालेंगे, डी के निर्माण होने की दर यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी यानी डी कैपिटल डी बाई डी टी। सर यहां पर जो N4 है ये सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का N4 बटा N1 सर डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का N4 बटा N2 सर यहां पर आ जाएगा डी बी बाई डी टी सर इज इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा N4 बाय N3 सर डी सी बाई डी टी, डी सी बाय डी टी। ठीक है, अब यहां पर इस सामान्य चीज में मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दी कि अभिक्रिया की दर कैसे लिखी जाएगी ओवरऑल, और निर्माण की दर या विलुप्त होने की दर कैसे यहां पर आप लोगों के पास निकाला जाएगा किसी के सापेक्ष। ठीक है, अब इसी चीज से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण चीजें यहां पर आप लोगों के पास निकल कर आती है मेरे दोस्त। क्या है वो महत्वपूर्ण चीज, जरा समझने की कोशिश कीजिए। दो बहुत ही ज्यादा स्पेशल नोट आप लोगों के पास है। क्या स्पेशल नोट है, जरा देखने की कोशिश कीजिए कि भाई यहां पर एक लॉजिक मैंने आपको दिया था, देखने की कोशिश करो कि सांद्रता में परिवर्तन भले ही में देखिए ए के विलुप्त होने की दर माइनस है, बी के विलुप्त होने की दर माइनस है, सी के निर्माण की दर पॉजिटिव है, डी के निर्माण की दर पॉजिटिव है, यानी सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, यानी विलुप्त होने की दर और निर्माण की दर आप लोगों के पास ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप अभिक्रिया की दर निकालोगे, देखो सारी चीजें इक्वल कर रखी है, क्योंकि ये माइनस और डी ए बाई डी टी क्योंकि कम होगा तो ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये आगे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये वैसे ही प्लस है, ये वैसे ही प्लस है। यानी कहने का मतलब है कि सांद्रता में परिवर्तन
आप लोगों के पास धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की दर हमेशा धनात्मक होती है। यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एक बड़ा ही शानदार सा पॉइंट है आप लोगों के पास, कि आप लोगों के पास विलुप्त होने की दर तथा निर्माण की दर अर्थात सांद्रता में परिवर्तन, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। परंतु परंतु अभिक्रिया की दर सदैव अभिक्रिया की दर सदैव आप लोगों के पास क्या रहती है मेरे दोस्त, धनात्मक होती है। ठीक है, इतना पॉइंट, यस। सर अगला पॉइंट जो यहां पर स्पेशल नोट के रूप में आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए क्या है स्पेशल नोट। क्या है मेरे बच्चे स्पेशल नोट आप लोगों के पास? सर स्पेशल नोट कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहूं कि भैया जो भी रस समीकरण गुणांक है ना, रस समीकरण गुणांक आप लोग बोल सकते हो कि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है उस पर, लेकिन आप लोगों के पास विलुप्त होने की दर और निर्माण की दर रस समीकरण गुणांक पर निर्भर नहीं करती। तो मैं यहां पर जो पॉइंट आप लोगों के पास लिखना चाहता हूं वो पॉइंट क्या रहेगा, बहुत ही शानदार सा पॉइंट है। क्या है? ठीक है, तो क्या नोट लिखा रहा था मैं आप लोगों को, अभिक्रिया की जो दर है ना, वो रस समीकरण गुणांक पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर रस समीकरण गुणांक पर निर्भर करती है, परंतु निर्माण की दर परंतु निर्माण की दर या विलुप्त होने की दर, परंतु निर्माण की दर या फिर विलुप्त होने की दर रस समीकरण गुणांक पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ये पॉइंट हो गया यहां पर आप लोगों के पास। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर हो गया है तो सर यहां पर यहां तक की बात तो होगी अभिक्रिया की वेग को क्या कहते हैं, किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग यहां पर कर लेते हैं कि अभिक्रिया की दर की इकाई आप लोगों के पास क्या रहेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं अगली हेडिंग यहां पर डाल देता हूं, और वो अगली हेडिंग है बेटा आप लोगों के पास यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर की इकाई आप लोगों के पास यहां पर क्या रहेगी। तो अगर मैं अभिक्रिया की दर की इकाई की बात करूं आप लोगों के पास, तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय परिवर्तन में लगने वाला समय।
डेल सी बाय डेल टी, यही होता है अभिक्रिया की दर का मतलब। ठीक है, तो अब अगर यहां पर आप देखें तो सांद्रता की जो यूनिट होती है वो होती है आप लोगों के पास मोल प्रति लीटर, और समय की यहां पर होती है सेकंड। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं बेटा आप लोगों के पास कि इसकी यूनिट यहां पर क्या होगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या फिर आप इसको लिख सकते हो मोलरिटी पर सेकंड, मोलरिटी पर सेकंड यहां पर लिख सकते हो। इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों के पास? ठीक है, अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी को पता है कि पीवी बराबर यहां पर क्या होता है दोस्त, एनआरटी होता है। पीवी बराबर यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है दोस्त, एनआरटी होता है। और अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि भाई पी बराबर आप लोगों के पास एन बाई वी आर टी होता है, तो सर यहां से अगर मैं लिखना चाहूं P बराबर आप लोगों के पास सी आर टी हो जाएगा। और यहां से अगर मैं लिखना चाहूं C बराबर, तो सर आप लिखोगे P अपॉन आर टी। सी बराबर यहां से आप लोग क्या लिख दोगे बेटा, P बाय आर टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। तो सर बड़े ही आराम से आप एक और फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला आप लोगों के पास बन जाएगा बेटा? सर रेट ऑफ रिएक्शन का यहां पर जो ओवरऑल फॉर्मूला आप लोगों के पास बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सर डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/v, सर डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू सर 1/RT, सर डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी। यह आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। यह आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा। यानी यहां पर आप डीसी बाई डी का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय परिवर्तन में लगने वाला समय, वी मतलब वॉल्यूम है, डीएन बाई डी का मतलब है प्रति इकाई समय में यहां पर मोलों की संख्या में होने वाला परिवर्तन है, और डीपी बाई डी का मतलब है प्रति इकाई समय में दाब में होने वाला परिवर्तन। चलिए, अब अगर इतनी चीज आप लोगों ने यहां पर कर ली है तो हमारा जो अगला पॉइंट आप लोगों के पास आने वाला है वो है बेटा अभिक्रिया की दर का नियम। ठीक है, या दर नियम। ठीक है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। हेडिंग में यहां पर लिख देता हूं अभिक्रिया का दर नियम। अभिक्रिया का दर नियम यानी रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर का नियम। अब ये जो दर नियम होता है ना मेरे बच्चे, रेट लॉ जो होता है, एक चीज याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो दर नियम दिया जाता है वो हमेशा प्रायोगिक रूप से दिया जाता है, नहीं प्रैक्टिकली आप लोगों के पास दिया जाता है, कभी भी थ्योरेटिकली यहां पर नहीं दे सकते। तो अगर मैं यहां पर पॉइंट लिखना चाहूं आप लोगों के पास, तो पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। प्रायोगिक रूप से प्रायोगिक रूप से, पॉइंट समझने की कोशिश करना, अभिक्रिया का दर नियम मतलब है प्रायोगिक रूप से क्रिया कारकों की सांद्रता को प्रदर्शित करना है। दर नियम यानी रेट लो, दर नियम यानी रेट लो कहलाता है। ठीक हो गया इतना सा पॉइंट? इतना सा पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों के पास? यस। अब अगर इतना सा पॉइंट आप लोगों के पास क्लियर है तो एक चीज यहां पर आप लोगों को यहां पर सिखा देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है कि भैया ए यहां पर आप लोगों के पास परिवर्तित हो रहा है उत्पाद में, ए यहां पर परिवर्तित हो रहा है आप लोगों के पास किसमें, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। और ए यहां पर आप लोगों के पास क्या है मेरे बच्चे, ए यहां पर आप लोगों के पास क्रियाकारक है। ए यहां पर आप लोगों के पास क्या है दोस्त, ए यहां पर आप लोगों के पास क्रियाकारक है। और एक सीधी सी बात यहां पर आप लोगों के पास निकल कर आई है, वो सीधी सी बात क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं प्रायोगिक रूप से इस अभिक्रिया के लिए दर नियम लिखना चाहूं, आर
यानी रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप यहां पर लिखेंगे के। सर यहां पर जो भी आप लोगों के पास रहेगा क्रियाकारक, और यहां पर रहेगी उसकी घात, जो भी आप लोगों के पास रहेगी, जो भी यहां पर आप, यानी कुछ इस तरीके से बेटा आप यहां पर प्रदर्शित करेंगे दर नियम को। कुछ इस तरीके से यहां पर दर नियम को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है सर, यहां पर ये जो आप लोगों के पास लिखा है सर के, यहां पर आप लोगों के पास होता है दर नियतांक या विशिष्ट दर नियतांक, या फिर इसको वेग स्थिरांक भी बोल देते हो आप। वेग स्थिरांक या दर नियतांक या विशिष्ट दर नियतांक। ठीक है सर, यहां पर ये जो x आप लोगों ने यहां पर लिखा है, ये जो x है, ये x आप लोगों के पास है अभिक्रिया की कोटि। ये x यहां पर आप लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त, अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये आप लोगों के पास विशिष्ट दर नियतांक है या फिर आप लोगों के पास यहां पर वेग स्थिरांक है, ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है, मैं एक बार आप लोगों को पास बता देता हूं। के, ये ऐसे लिखो, वेग स्थिरांक या दर नियतांक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं बेटा? पहली चीज तो है क्रियाकारकों की प्रकृति, दूसरा बी पॉइंट है यहां पर तापमान, और सी पॉइंट जो आप लोगों के पास यहां पर रहेगा, क्रियाकारकों की प्रकृति हो गया, तापमान हो गया, सी पॉइंट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है सर, यहीं पर अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पास लिखे दे रहा हूं, और वो है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के आप लोगों के पास जो क्या रहने वाली है उसको यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, अभी आप लोगों को यहां पर बता रखा है कि आर यानी रेट बराबर के क्रियाकारक की सांद्रता की पावर एक्स है, यानी मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं ऐसे, आर बराबर के, सर यहां पर क्रियाकारक की सांद्रता, और इसको मैं ऑर्डर मान लेता हूं यहां पर, जो भी आप लोगों के पास रहे, 1 2 0 जो भी रहे वो लिख दिया। के बराबर आर बटा क्रियाकारक की सांद्रता। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा दोस्त, ऑर्डर आप लोगों के पास आ जाएगा। सर क्रियाकारक की यहां पर जो सांद्रता होती है उसको लिखोगे मोल प्रति लीटर। आर यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा क्या, आर यहां पर आप लोगों के पास होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, के बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, सर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा मोल प्रति लीटर, यहां पर ऑर्डर। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि ऊपर भी मोल प्रति लीटर है, यहां पर भी आप लोगों के पास मोल पर लीटर इनवर्स है, तो सर एक काम करो ना, इस वाली चीज को ऊपर ले जाओ, तो यहां से के आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, के आप लोगों के पास बन जाएगा सर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस ऑर्डर, ये यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो एक तो ये चीज यहां पर बन गई आप लोगों के पास। ठीक है, एक चीज तो ये बन गई। सर दूसरी चीज जो यहां पर आप लोगों के पास बनेगी वो क्या बनेगी, के, सर यहां से मोलरिटी, सर यहां से 1 माइनस ऑर्डर, सर यहां पर आप लोगों के पास सेकंड इनवर्स, और सर अगर यहां पर आप लोगों के पास एक और चीज गैसीय अभिक्रिया के लिए बता दी जाए, तो के बराबर आप लोगों के पास हो जाएगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर 1 माइनस ऑर्डर, और सर यहां से आप लोगों के पास सेकंड इनवर्स, ये चीज आप लोगों के पास हो जाएगी।
ये चीज यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अभिक्रिया का दर नियम केवल और केवल प्रायोगिक रूप से ही आप दे पाओगे, ठीक है, आप यहां पर थ्योरेटिकली इसको नहीं बता सकते, ठीक है। सर अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है, अभिक्रिया की दर व दर नियतांक में क्या अंतर आप लोगों के पास है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां से भी अक्सर आप लोगों के पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है पॉइंट, अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पर पॉइंट है बेटा अभिक्रिया का दर नियतांक। यहां से भी आप लोगों के पास स्टेटमेंट वाली चीजें पूछी जाती हैं, यहां से भी आप लोगों के पास स्टेटमेंट बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं। फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं बेटा, पहली पहली चीजें क्या है यहां पर। सर जो अभिक्रिया की दर है ये क्या है, एक तरीके से बेटा क्रियाकारकों का उत्पाद में परिवर्तित होने की दर है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं पहला पॉइंट, तो क्या है, क्रियाकारकों के उत्पाद में क्रियाकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने की दर यहां पर आप लोगों के पास अभिक्रिया की दर कहलाती है, ठीक है। जबकि अभिक्रिया का दर नियतांक क्या है, यह एक प्रकार का समानुपाती स्थिरांक है। ये एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त आप लोगों के पास, समानुपाती स्थिरांक है यहां पर, ठीक बात है। सर अगला पॉइंट यहां पर, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, यहां पर अगला पॉइंट है, इसका मान इसका मान क्रियाकारकों की सांद्रता पर इसका मान क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि अभिक्रिया के दर नियतांक का मान क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये चीज हो गई। सर अगला पॉइंट जो यहां पर है, थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। है ना, तो यहां पर तीसरा पॉइंट है कि इसका मान समय के साथ इसका मान यहां पर समय के साथ परिवर्तित होता है। जबकि यहां पर थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका मान समय के साथ परिवर्तित इसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। सर फोर्थ पॉइंट जो यहां पर आप लोगों के पास है, वो फोर्थ पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, सर फोर्थ पॉइंट यहां पर ये रहने वाला है, क्या है जरा देखने की कोशिश कीजिए। इसका मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है।
इसका मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, जबकि फिफ्थ पॉइंट है इसकी इकाई का मान नहीं करता है। ठीक है, इसका मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, जबकि इसकी इकाई का मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता। फोर्थ पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास, फोर्थ पॉइंट क्या है? इसका मान इसका मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर इसका मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करता है। और फिफ्थ पॉइंट आप लोगों के पास जो है, इसकी इकाई का मान इसकी इकाई का मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ये कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट हैं जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जा सकते हैं। सर अगला पॉइंट जरा यहां पर डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट जो आप लोगों के पास आएगा वो होता है अभिक्रिया की अणु संख्यता। ठीक है, पॉइंट क्या रहने वाला है आप लोगों के पास? अभिक्रिया की अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में क्या संबंध है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों के पास अणु संख्यता के बारे में यहां पर बता देता हूं। तो आइए हेडिंग लिख लेते हैं हम, अणु संख्यता अणु संख्यता यानी मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अणु संख्यता यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या चीजें यहां पर आप लोगों के पास होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, ये चीज यहां पर देखनी है। तो अगर मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी के जितने भी अणु यहां पर भाग ले रहे हैं वही यहां पर अभिक्रिया की अणु संख्यता होती है। तो अगर मैं यहां पर बड़ी ही सरल भाषा में लिखना चाहूँ आप लोगों के पास, तो क्या है पॉइंट आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे क्रियाकारी अणुओं की संख्या ही अणु संख्यता कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे क्रियाकारी अणुओं की संख्या ही आप लोगों के पास अणु संख्यता यहां पर कहलाती है। अब एक चीज याद रखना कि सर अभिक्रिया की कोटि भी तो वही होती है, अभिक्रिया की कोटि भी तो वही होती है। तो हाँ बेटा, अभिक्रिया की कोटि भी वही होती है, लेकिन एक चीज सिंपली फॉर्म में याद रखना कि सर जो अणु संख्यता है वो आप लोगों के पास थ्योरेटिकल है और जो अभिक्रिया की कोटि है वो आप लोगों के पास यहाँ पर प्रायोगिक है, यानी प्रैक्टिकली आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखवाना चाहूँ आप लोगों के पास, तो पॉइंट क्या लिख सकती है? किसी भी सरल अभिक्रिया के लिए, किसी भी सरल अभिक्रिया के लिए किसी भी सरल अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता अणु संख्यता व अभिक्रिया की कोटि का मान एक ही होता है।
ठीक है। किसी भी सरल अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता व अभिक्रिया की कोटि का मान एक ही होता है, परंतु परंतु जटिल अभिक्रियाओं के लिए परंतु जटिल अभिक्रियाओं के लिए जो स्लो पद आप लोगों के पास होता है, यानी सबसे धीमा पद होता है, उसी के लिए ही अभिक्रिया की कोटि यहां पर ज्ञात करी जाती है। ठीक है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए सबसे धीमा पद वेग निर्धारक पद माना जाता है। वेग निर्धारक पद माना जाता है। ठीक हो गई यहां तक की बात। तो अब एक स्टेटमेंट, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आप लोगों के पास। ठीक है, यहां से मेरे बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों के पास बहुत पूछे जाएंगे, इसीलिए मेंटली यहां पर प्रिपेयर रहना है आप लोगों को। सर यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के पास अभिक्रिया की कोटि, नहीं यहां पर लिख देता हूं मैं अणु संख्यता यानी मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता यानी मॉलिक्यूलरिटी। और सर यहां पर आप लोगों के पास लिखा जाएगा अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर क्या होगा क्या नहीं होगा जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि। सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर आप लोगों के पास है वो क्या है कि जो अणु संख्यता है यानी मॉलिक्यूलरिटी जो आप लोगों के पास है वो एक सैद्धांतिक मान है, यानी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है यहां पर आप लोगों के पास। ठीक है, और जो अभिक्रिया की कोटि है वो आप लोगों के पास एक तरीके से प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ठीक है सर, अणु संख्यता हमेशा आप लोगों के पास पूर्णांक संख्या में रहेगा, 1 2 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा सेकंड पॉइंट, हमेशा हमेशा पूर्णांक संख्या में आप लोगों के पास रहेगा, जबकि ये पूर्णांक भिन्नात्मक धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी यहां पर हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो यहां पर मैं आप लोगों के पास दूंगा वो सेकंड पॉइंट क्या है, पूर्णांक भिन्नात्मक धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, इतना पॉइंट, यस इतना पॉइंट क्लियर है। सर थर्ड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास, थर्ड पॉइंट वो क्या है कि अभिक्रिया के प्रत्येक पद के लिए यहां पर जो अणुसंख्यता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहां पर जो थर्ड पॉइंट है आप लोगों के पास वो क्या है, अभिक्रिया के प्रत्येक पद के लिए अणुसंख्यता का मान अलग अलग होता है और यहां पर सबसे धीमे पद के लिए अभिक्रिया की कोटि की बात करी जाती है। यानी तीसरा पॉइंट संपूर्ण अभिक्रिया के लिए होता है।
संपूर्ण अभिक्रिया के लिए यहां पर आप लोगों के पास होता है। ठीक है, ये चीज हो गई यहां पर। यस सर। सर इसके अलावा अगर मैं यहां पर बताना चाहूं आप लोगों के पास, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब सर ये चीज तो यहां पर हो गई। अब हम यहां पर बात कर सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए मैक्सिमम यहां पर कितने आप लोग यहां पर अणु संख्यता हो सकती है। तो मैक्सिमम 3 या 3 से 3 या 3 ही मानो आप, तो है ना, मैक्सिमम 3 क्रियाकारक ही एक साथ अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 3 क्रियाकारक भाग ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं आप लोगों के पास कि मैक्सिमम 3 क्रियाकारी अणु ही अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक, यहां तक का पॉइंट हो गया आप लोगों के पास। ठीक है भाई, अब अगर यहां तक का पॉइंट आप लोगों के पास क्लियर हो गया है तो सर आगे की बात हम लोग कर लेते हैं यहां पर कि सर आगे का पॉइंट अब क्या है। तो सर अब यहां पर जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट था वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब यहां से एक तरीके से मान लो कि अब आप लोगों के पास क्वेश्चन बेस्ड है ना, एक तो क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास अभिक्रिया की दर ज्ञात करने से रिलेटेड, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा टक्कर सिद्धांत से। तो आइए अब मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं टक्कर सिद्धांत यानी कोल्यूशन थ्योरी। टक्कर सिद्धांत यानी कोल्यूशन थ्योरी आप लोगों के पास क्या होता है, क्या नहीं होता है, जरा देखने की कोशिश करो। सर ये सिद्धांत ये बताता है कि कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर आप लोगों के पास संपन्न हो रही है तो वहां पर क्रियाकारी अणु आपस में टकराने चाहिए, और जब क्रियाकारी अणु आपस में टकराएंगे तभी जाकर वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी और क्रियाकारक आप लोगों का उत्पाद में बदल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी टक्करें यहां पर उत्पाद में बदलेगी, नहीं, केवल वही टक्करें यहां पर उत्पाद में बदलेंगी जो प्रभावी होंगी। और सर प्रभावी टक्कर होने के लिए क्रियाकारी अणुओं में एक तो उचित विन्यास होना चाहिए, और उचित अभिविन्यास मतलब या तो उनकी शेप सही होनी चाहिए और डायरेक्शन सही होनी चाहिए, तभी जाकर वो यहां पर प्रभावी टक्करें मानी जाएंगी और तभी क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो आइए मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहता हूं कि टक्कर सिद्धांत जो आप लोगों के पास दिया गया था वो आरेनियस के द्वारा दिया गया था यहां पर, ठीक है ना। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यह सिद्धांत आरेनियस ने दिया, ठीक है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया मेरे दोस्त, आरेनियस के द्वारा दिया गया। अब यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास जरा समझने की कोशिश करो, क्या पॉइंट आप लोगों के पास हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। क्रियाकारी अणुओं के मध्य इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। ठीक है सर, क्या प्रत्येक टक्कर यहां पर उत्पाद में परिवर्तित होगी, नहीं, और इन क्रियाकारी अणुओं के मध्य भी प्रभावी टक्कर होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा कि कुल टक्करों का
कुल टक्करों का केवल कुछ ही अंश कुल टक्करों का केवल कुछ ही अंश उत्पाद में परिवर्तित होता है। कुल टक्करों का केवल कुछ ही अंश मेरे दोस्तों आप लोगों के पास किस में परिवर्तित होता है? उत्पाद में परिवर्तित होता है, जिन्हें जिन्हें प्रभावी टक्कर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? प्रभावी टक्कर यहां पर कहा जाता है। ठीक है सर, अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं कि सर टक्कर होने के लिए क्रियाकारी अणुओं के पास टक्कर आवृत्ति का होना भी आवश्यक है, तो अगर मैं यहीं पर एक पॉइंट लिखना चाहूं, जरा देखने की कोशिश कीजिए। टक्कर होने के लिए पॉइंट क्या है कि टक्कर होने के लिए क्रियाकारी अणुओं के पास टक्कर आवृत्ति होना आवश्यक है। अब टक्कर आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। प्रति सेकंड प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या ही प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या ही आप लोगों के पास क्या कहलाती है दोस्त? टक्कर आवृत्ति यहां पर कहलाती है। इतनी चीज ठीक हो गई आप लोगों के पास? यस। अब अगर इतनी चीज हो गई है तो सर यहां पर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे यहां पर कि प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो मैं यहां लिख भी देता हूं आप लोगों के पास कि प्रभावी टक्कर होने के लिए क्रियाकारी अणु के पास निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। ठीक है, प्रभावी टक्कर होने के लिए क्रियाकारी अणु के पास निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। कौन कौन से बेटा? पहला पॉइंट जो यहां पर है, क्रियाकारी अणु का उचित अभिविन्यास होना चाहिए। दूसरा, क्रियाकारी अणु के पास दहली ऊर्जा के बराबर दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए। और दहली ऊर्जा का मतलब क्या होता है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये आप लोगों के पास है। ठीक है, अब यहां पर मैं बताता हूं कि सर ये थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं ये थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। दहली ऊर्जा यानी
थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी ये इतनी मिनिमम ऊर्जा अवरोध है या मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कि क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, वह ऊर्जा अवरोध जो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने से रोकता है, या फिर अगर मैं एक और डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, वह वह आवश्यक ऊर्जा जो कि क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, वह आवश्यक ऊर्जा जो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है, दहली ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पर आप लोगों के पास कहलाता है। अब सर यहां पर दो तरीके की ऊर्जा होती है, एक तो दहली ऊर्जा हो गया, अब यहीं पर एक एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा भी होती है, जरा उसको भी यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। सर एक पॉइंट और है, सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। सर इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, सर इसका मतलब है कि वह अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिसकी सहायता से क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है ना। तो यहां क्या लिखूंगा, वह अतिरिक्त जिससे क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा यहां पर आप लोगों के पास कहलाती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? यस। अब सर दो प्रकार की रिएक्शंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आ जाओ जरा ग्राफ देख लेते हैं इनका। देखो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, यहां पर एनर्जी और एंथैल्पी, ये वाई एक्सिस पर है, और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ये है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के पास एनर्जी और एंथैल्पी, और यहां पर आप लोगों के पास होगा दोस्त प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दो तरीके की रिएक्शंस के ग्राफ यहां पर मैं आप लोगों को बनाकर दे रहा हूं। क्या रहने वाला है हिसाब किताब, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर ये इस तरीके से ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ। अब आप जरा देखने की कोशिश कीजिए, ये आप लोगों के पास है एचपी, ये आप लोगों के पास है बेटा एचआर।
ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये HR है, ये आप लोगों के पास HP है। आप इन पोजीशन से पता लगाएंगे कि ग्राफ कौन सा यहां पर दिया गया है। ठीक है सर, ये वाली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये मिनिमम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी TE। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहां पर आप लोगों के पास है TE है। ठीक है सर, अगर HR और HP के बीच की बात करी जाएगी तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा डेल्टा H। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा H हो जाएगा। यह वाली जो इक्वेशन बनेगी आप लोगों के पास, ये यहां पर डेल्टा H हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक का मामला। यस सर, ये जो यहां पर ग्राफ बना है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना है। ठीक है, और ये जो ग्राफ यहां पर आप लोगों के पास बना है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहां पर बना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास HR की वैल्यू ज्यादा है HP से, और यहां पर मेरे बच्चे आप लोगों के पास HP की वैल्यू ज्यादा है किससे, HR से। ठीक है, डेल्टा H आप लोगों को निकालना आता ही है। डेल्टा H बराबर आप या तो करिए HP माइनस HR कर दीजिए, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते, डेल्टा H बराबर EA फॉरवर्ड माइनस का EA बैकवर्ड, EA बैकवर्ड। ठीक है भाई, ये आप लोगों के पास यहां पर हो गया। इस ग्राफ से कभी कभी आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस ग्राफ से भी कभी कभी आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब सर एक सिंपल सा लॉजिक है, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, उसको एक नोट की फॉर्म में मैं आप लोगों को लिखा देना चाहता हूं कि अगर किसी अभिक्रिया के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान ज्यादा है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान ज्यादा है, तो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का मान भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास क्रियाकारी अणुओं के मध्य जो टक्कर है वो आप लोगों के पास कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। आइए चलो लिख लेते हैं इसको। चलिए, तो मैंने जो लिखा बोला है उसको लिख देते हैं नोट की फॉर्म में। नोट की फॉर्म में मैं आप लोगों को लिखा देना चाहता हूं कि यदि किसी अभिक्रिया के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर बढ़ गई, टी का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर यहां पर बढ़ गई है, तो आप लोगों की एक्टिवेशन एनर्जी भी यहां पर बढ़ जाएगी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर बढ़ जाएगी तो आप लोगों के पास जो सक्रिय अणु है, जो आप लोगों के पास सक्रिय अणु है, वो सक्रिय अणु घट जाएंगे। अब जब सक्रिय अणु यहां पर घट जाएंगे तो आप लोगों के पास जो प्रभावी टक्कर होगी, जो प्रभावी टक्कर यहां पर आप लोगों के पास होगी, वो प्रभावी टक्कर यहां पर घट जाएगी, और जो आप लोगों की रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर होगी वो आप लोगों के पास बढ़ जाएगी। ठीक, सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं आप लोगों के पास नोट, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर यहां पर घट जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर घट जाएगी, सक्रिय अणु यहां पर बढ़ जाएंगे, सक्रिय अणु यहां पर आप लोगों के पास बढ़ जाएंगे, तो यहां से जो आप लोगों के पास प्रभावी टक्कर होगी वो आप लोगों के पास बढ़ जाएगी। तो यहां से जो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर होगी वो आप लोगों के पास, एक मिनट, प्रभावी टक्कर कम हो जाएगी तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो यहां पर आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन यहां बढ़ जाएगी। ये चीज यहां पर आप लोगों के पास पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज पता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास, तो यहां पर अगला जो पॉइंट आप लोगों के पास रहने वाला है वो अगला पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यहां से बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आप लोगों के पास पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से आप लोगों के पास ज्यादा पूछने की यहां पर नौबत आएगी। ठीक है, तो हेडिंग क्या है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर हेडिंग है अभिक्रिया की दर को
प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, सर क्या यहां पर रहेगा क्या नहीं रहेगा, जरा यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, फटाफट से देखने की कोशिश कीजिए। पहली चीज है बेटा क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था। क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था। सर क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था से सीधा सा मतलब है कि भैया जो आप लोगों के पास गैसीय अवस्था होती है वहां पर प्रभावी टक्कर होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पर अणु एक दूसरे से इंटरमिक्स ज्यादा होते हैं। तो गैसीय अवस्था में आप लोगों के पास जो टक्कर यानी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं, क्या पॉइंट है आप लोगों के पास, जितनी ज्यादा क्रियाकारी अणु, जितने ज्यादा क्रियाकारी अणु आपस में टकराएंगे उतनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। जितने ज्यादा क्रियाकारी अणु आपस में टकराएंगे उतनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि गैस अवस्था में रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद मेरे बच्चों आप लोगों के पास द्रव अवस्था में, और उसके बाद यहां पर आप लोगों के पास किस में रहेगी बेटा, ठोस अवस्था में यहां पर इंटरमिक्सिंग ज्यादा रहेगी। इतनी चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों के पास, आपने कहा ठीक है। सर क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था के बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, सर क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था ये चीज हो गई। सेकंड पॉइंट आप लोगों के पास रहेगा क्रिया कारकों की रासायनिक प्रवृत्ति। क्रिया कारकों की रासायनिक प्रवृत्ति। अब अगर मैं क्रिया कारकों की रासायनिक प्रवृत्ति की बात करूं तो बड़ा ही सिंपल सा यहां पर पॉइंट रहने वाला है आप लोगों के पास कि भैया भिन्न भिन्न क्रिया कारकों के जो रासायनिक बंध होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और उन रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वहां पर रेट भी आप लोगों के पास क्या रहेगी बेटा, भिन्न भिन्न होगी। तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट मैं आप लोगों के पास क्या लिख सकता हूं, जरा देखने की कोशिश करो। भिन्न भिन्न क्रियाकारकों के मध्य, भिन्न भिन्न क्रियाकारकों के मध्य भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं, है ना। भिन्न भिन्न क्रियाकारकों के मध्य भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक बंध यहां पर उपस्थित होते हैं। अतः अतः उनकी सक्रियण ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। अतः रेट ऑफ रिएक्शन भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, थर्ड पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, दाब। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आप लोगों के पास है क्या है, वो दाब, प्रेशर, दाब।
अब बड़ी ही सिंपल सी बात है बेटा, जैसे ही आप दाब बढ़ाओगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्रियाकारी अणुओं की संख्या यहां पर बढ़ जाएगी। जैसे ही क्रियाकारी अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वो आपस में ज्यादा टकराएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास, दाब बढ़ाने पर यूनिट वॉल्यूम में क्रियाकारी अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे टक्कर बढ़ जाती है तथा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास, फोर्थ पॉइंट वो है क्रियाकारकों की सांद्रता। क्रियाकारकों की सांद्रता क्या पॉइंट है मेरे बच्चे, जरा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए जैसे ही आप लोगों की क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो वहां पर आप लोगों के पास टक्करें बढ़ जाएगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट क्या रहने वाला आप लोगों के पास, क्रियाकारकों की अगर सांद्रता यहां पर बढ़ गई तो यहां पर आप लोगों के पास टक्करों की संख्या भी बढ़ गई, टक्करों की संख्या भी यहां पर बढ़ गई, जिससे आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन भी यहां पर आप लोगों के पास बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। सर फिफ्थ पॉइंट जो आप लोगों के पास है, फिफ्थ पॉइंट, वो फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। फिफ्थ पॉइंट है यहां पर टेम्परेचर, ताप। ताप यानी टेम्परेचर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहां पर आप लोगों के पास, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो चाहे ऊष्मा शेपी हो, आप लोगों के पास हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आप उनको एक्चुअली में क्या दे रहे होते हो, सक्रिय ऊर्जा यहां पर दे रहे होते हो। तो जैसे ही सक्रिय ऊर्जा दोगे तो आसानी से क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाएगा। तो यहां पर बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन में आप लोगों के पास लिखना चाहता हूं कि अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो अथवा ऊष्माक्षेपी हो। ठीक है, पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, अभिक्रिया चाहे तो आप लोगों के पास ऊष्मा शोषी हो अथवा ऊष्माक्षेपी हो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हमेशा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हमेशा बढ़ती है। और एक लाइन ये भी लिखना चाहता हूं, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति 10 केल्विन पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है, अभिक्रिया की दर प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है मेरे दोस्त, दुगनी यहां पर आप लोगों के पास हो जाती है। और अभिक्रिया की दर और तापमान के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए ताप गुणांक का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट यहां पर क्या है आप लोगों के पास, अभिक्रिया की दर व तापमान के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए ताप गुणांक का
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सर ये ताप गुणांक क्या होता है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। न्यू बराबर के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय, आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा 10, के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10, ये होता है बेटा ताप गुणांक न्यू। न्यू यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है दोस्त, ताप गुणांक। न्यू मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोगों के पास ताप गुणांक यहां पर होता है। ठीक है, अगर ये चीज यहां पर आप लोगों के पास तय है, तो सर अगला पॉइंट यहां पर क्या रहने वाला है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। तो यदि ताप T1 से बढ़ाकर तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी, तो अभिक्रिया की दर यहां पर कितनी हो जाएगी, जरा देखने की कोशिश करो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू न्यू T2 माइनस T1 बटा 10, न्यू T2 माइनस T1 बटा 10। ठीक है सर, अगला पॉइंट है, यदि क्वेश्चन में न्यू का मान नहीं दिया जाए, तो इसे दो मानकर सॉल्व करना है। तो इसे क्या मानकर सॉल्व करना है मेरे दोस्त, दो मानकर यहां पर आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। लिखो फुर्ती से, हो गया। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों के पास अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग अगली पॉइंट, अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है बेटा छद्म एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या वही कर देंगे। तो अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं बेटा, फॉर्मुलेज ही यहां पर आप लोगों को करने रहेंगे, या इस पर पहले मैं दर नियतांक है ना, दर नियतांक के या फिर आर्यनीय समीकरण यहां पर देता हूं। दर नियतांक के व ताप के मध्य संबंध, हेडिंग ये लिख देता हूं मैं। दर नियतांक के तथा ताप के मध्य संबंध, आरेनियस समीकरण। क्या पॉइंट आप लोगों के पास रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जरा देखने की कोशिश करो। सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, सीधा फॉर्मूला है हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन तो हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। के बराबर ए ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ये होता है आप लोगों के पास यहां पर के बराबर ए ई माइनस का ई अपॉन आर टी। सर इस ए को अगर मैं इधर ले जाऊं तो पॉइंट क्या बनेगा बेटा, के बटा ए इज इक्वल्स टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, इसे बोला जाता है बेटा बोल्ट्जमान अंश, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर, यानी कणों का वह अंश जिसकी ऊर्जा E a के बराबर है। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, कणों का वह अंश, कणों का वह अंश जिनकी ऊर्जा E a के बराबर मानी जाए, उसे यहां पर बोल्ट्जमान फैक्टर यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लिखूं कि अगर t बराबर आप लोगों के पास अनंत कर दिया जाए, तो सिंपल सा लॉजिक याद करना, k बराबर a आप लोगों के पास हो जाएगा। t बराबर अनंत पर आप लोगों के पास k बराबर a यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस समीकरण को log में यहां पर ले लेता हूं तो सिंपल सा है, log बेस 10k इज इक्वल्स टू log बेस 10a माइनस का ई ए अपॉन 2.303 RT, ये आप लोगों के पास यहां पर रिलेशन आ गया।
और दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर मेरे पास रेट कांस्टेंट हो, टेम्परेचर हो, तो वहां पर आप लोगों के पास जो इक्वेशन यहां पर देखने को मिलेगी वो इक्वेशन कुछ ऐसे मिलेगी, log बेस 10 सर K2 बाई K1 इक्वल्स टू यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा EA अपॉन 2.303 आर सर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये समीकरण सबसे ज्यादा हेल्पफुल हम लोगों के पास रहने वाली है, क्योंकि इसी समीकरण से बेटा हम लोगों के पास क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक। अब सर ग्राफ देख लेते हैं, यहां पर log बेस 10 के और यहां पर 1/t के बीच में एक ग्राफ है, उस ग्राफ को भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं मेरे बच्चों, देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर आप लोगों के पास ले लिया है मैंने log बेस 10 के, सर यहां पर मैंने ले लिया है 1/t, यहां पर ले लिया बेटा log बेस 10 के, यहां पर ले लिया है 1/t। तो जरा आप देखने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इस इक्वेशन को y पर ले लूं, इसको x पे ले लूं, तो भैया ये यहां पर कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा। ये जो चीज यहां पर आप लोगों के पास बची हुई है, ये है log बेस 10a, और ये जो यहां पर इसका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का EA अपॉन 2.303 आर, EA अपॉन 2.303 आर, इस तरीके का यहां पर ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर बात कर लेता हूं मैं आप लोगों के पास सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहीं से बेटा क्वेश्चन आने की संभावनाएं आप लोगों के पास रहेंगी। ठीक है, यहां पर देख लो, एक है आप लोगों के पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक होगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों से ही आएंगे। ठीक है, तो आपको इसके अलावा उलझने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके अलावा यहां पर उलझने की जरा भी जरूरत नहीं है। यानी यहां पर जो दर नियम लिखा जाएगा के सर क्रियाकारक की सांद्रता 1 लिख देना, यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, रेट बराबर के सर यहां पर क्रियाकारक की सांद्रता की पावर 1 आ जाएगी, यहां पर 0। ठीक सर, यहां पर अगर मैं आप लोगों से समीकरण लिखना चाहूं, अवकलित समीकरण, समाकलित लिख दो, किताबों में जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। जो अवकलित समीकरण यहां पर आती है वो आती है AT बराबर A नोट माइनस KT, AT बराबर आप लोगों के पास A नोट माइनस KT। यहां पर जो अवकलित समीकरण आ रही है वो आप लोगों के पास क्या है, KT बराबर 2.303 log बेस 10, ठीक सर। अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाना चाहूं आप लोगों के पास किस किस के बीच में, सर अगर आप ग्राफ बना देते हो कुछ इस तरीके से, यहां पर आपने ले लिया है बेटा 80, यहां पर आप लोगों ने ग्राफ ले लिया ये, तो ये इक्वेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, ये यहां पर A नोट हो जाएगा, और इसका जो स्लोप यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस के हो जाएगा। सर अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं बेटा कैसे, कि सर अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर दो, देखो log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है, बराबर सर KT अपॉन 2.303, ये चीज यहां पर हो गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, इसको खोल दो यहां से, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाली चीज को आप इधर भेज दो, बाकी चीज को इधर ले आओ।
है ना। अब यहां पर देखो आप क्या सीन बैठ रहा है, इसको आप ले लो y पर, इसको आप ले लो x पर, तो ये यहां पर जो चीज बचेगी ये यहां पर c, और ये चीज यहां पर आप लोगों के पास m। यानी सर अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास ग्राफ दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, log बेस 10 a माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर आप लोगों के पास t, ये ऐसा आएगा। ये यहां पर आप लोगों के पास log बेस 10 a हो जाएगा। ये यहां पर आप लोगों के पास स्लोप, स्लोप, और यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा ये माइनस के अपॉन T03। इस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, ठीक। अब सर यहां पर जरा देखो, अगला जो पॉइंट आप लोगों के पास है वो क्या रहेगा। देखो सर यहां पर आपने इक्वेशन क्या लिखी हुई है सर, इक्वेशन जो यहां पर आप लोगों ने लिखी हुई थी वो थी ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस का के टी, ये लिखा था। अब अगर मैं यहां पर लिखूं इफ टी इज इक्वल्स टू टी हाफ देन यहां पर ए टी जो आपको रखना पड़ेगा वो रखोगे आप ए नोट बाय टू। तो यहां जैसे ही आप रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा ए नोट बाय टू बराबर यहां से ए नोट माइनस का के टी 1/2। तो सर यहां से बच जाएगा आप लोगों के पास ए नोट बाय टू इज इक्वल्स टू के टी हाफ। तो सर टी हाफ जो यहां से बचेगा वो हो जाएगा बेटा ए नोट बाय टू के, ए नोट बाय टू के, ए नोट बाय टू के, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। सर फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी इज इक्वल्स टू 2.303 सर लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अगर मैं यहां पर लिखूं इफ टी इज इक्वल्स टू टी 1/2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय टू, देन यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा के टी 1/2 इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस यहां पर ए बाई टू आप लोगों को पास हो जाएगा। तो के टी 1/2 इज इक्वल्स टू 2.303 सर लॉग बेस 10 ए अपॉन ए बाई टू, यहां से ये कट जाएगा। तो सर के टी 1/2 इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 सर लॉग बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। तो यहां से सर के टी 1/2 इज इक्वल्स टू 0.693 बचेगा। सर टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बटे में के बचेगा यहां से। ये आप लोगों को पास हो गया, ठीक ठीक। सर लास्ट पॉइंट है आप लोगों के पास छद्म एकाणुक अभिक्रिया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म एकाणुक अभिक्रिया यानी स्यूडो छद्म एकाणुक अभिक्रिया यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर क्या होता है इसका मतलब, सर इसका मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो दिखती यहां पर ऐसी हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगी लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है और अणु संख्यता यहां पर 2 होती है। तो सिंपल सा पॉइंट है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अणु संख्यता यहां पर आप लोगों के पास 2 हो तथा अभिक्रिया की कोटि एक हो,
छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाते हैं। छद्म एकाणुक अभिक्रिया यहां पर आप लोगों के पास कहलाती है। एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों के पास है टिश्यू शर्करा का अम्लीय जल अपघटन। क्योंकि इस प्रकार की एक क्रियाकारक को आधिक्य में लिया जाता है। ठीक है, सो ये कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को यहां पर करा दिया है। देखो अगेन मैं बोलूंगा कि ये वन शॉट से ज्यादा बेहतर होता है आप लोगों के यहां पर जो कि क्लास के अंदर पूरा का पूरा करवाया जाता है लॉन्ग मेथड से वो। लेकिन चूंकि आप लोगों को रिवीजन करना है इसलिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी यहां पर करवा दी गई है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।